बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरेया किस्त नंबर 21। तहरीर कोमल राइट्स। आगा जान दाऊद साहब के साथ शहर से वापस आ रहे थे। आगा जान को ऑफिस में काम था जो ख़त्म करके वो अपने ड्राइवर के साथ अभी ऑफिस से निकले ही थे कि कुछ दूर इन्हें दूरी पे इन्हें दाऊद साहब नज़र आ गए जो शायद कैब के इंतज़ार में खड़े थे। आगा जान के इनके पास गाड़ी रुकवा के इन्हें बैठने को कहा, जिस पे पहले तो उन्होंने साफ इनकार किया, मगर फिर आगा जान का ख्याल करते हुए मुंह बना के बैठ गए। आगा जान ने तंजिया मुस्कुराहट पास की इन्हें। आखिर आज इन्हें आगा जान से मदद जो लेनी थी, मजबूरी में ही सही, दोनों एक दूसरे के अव्वल दुश्मन थे, इसलिए मुंह फुला के एक दूसरे से रुख मोड़े बैठे थे। जब ड्राइवर ने गाड़ी बीच पे रोक दी थी, ये क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी, आगा जान ने से देखते हुए पूछा, जो सामने लगे शीशे रश को देख रहा था। वो आगा जान, लगता है यहाँ कोई मसला है, आप यहाँ बैठे, मैं देख के आता हूँ। वो कहकर गाड़ी का दरवाज़ा के बाहर निकला और रश के बीच से जगह बनाता आगे बढ़ गया रहा था। ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ, इसलिए सामने मौजूद लोगों के हटते ही आगा जान ने हैरत से सामने का मंजर देखा। दाऊद साहब का दिल किया अपना सर पीट ले। सामने ही मरवा मैडम हाथ में एक डंडा पकड़े अपने सामने मौजूद लड़कों को ऐसे मार रही थी जैसे धोबी घाट की माहिर धोबन हो, और सफ़ा अपनी लातों और मुक्कों से सामने मौजूद लड़कों की दुर्गत बना रही थी, जबकि आयान साहब अपनी बहनों का पूरा पूरा साथ देते हुए अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किए इन हसीन पलों की अपने मोबाइल में वीडियो बना रहे थे और ये सीन अपनी आंखों से देख रहे थे। आगा जान तो जैसे गहरे सदमे थे, इन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। कुछ पल लगे थे इन पांचों लड़कों को इनकी औकात याद करवाने में। अब मरवा मैडम हाथ में अपना डंडा पकड़े अपनी स्कूटी पे बैठी थी, जबकि वो सब के सामने घुटनों के बल सर झुका के बैठे थे। सफ़ा और अयान एक साइड पे हाथ बांध के खड़े थे। वैसे हमें ज़रा हैरत नहीं हुई ये सब देख के, तुम ऐसी ही औलाद के काबिल थे, और मानना पड़ेगा ये कहीं से भी काबिल लॉयर्स नहीं लग रही, बल्कि गुंडियाँ लग रही हैं। तुम तो हमारे खिलाफ थे ना, अब क्या कहोगी। आगा जान ने सामने देखते हुए दाऊद साहब को तंज किया था। दाऊद साहब तो बद दांत पीस के ही रह गए थे। कहते भी क्या, इनकी औलाद थी ही इतनी महान। चलो ड्राइवर, आगा जान ने ड्राइवर की तरफ देख कर कहा, जो अभी आके बैठा था, आर के अपने ऑफिस में बैठा था। जब इसके फ़ोन बजा, वो जो एक फ़ाइल में सर दिए बैठा था, फ़ोन नंबर देखा, टिटरा था, फिर कुछ सोचकर फ़ोन कान से लगाया। भाई फ़ोन क्या है तो बात भी करो, क्या फ़ोन लगाकर मुराकबे में चले गए हो। काफ़ी देर दूसरी तरफ से पहल करने का इंतज़ार में आरजे झंझला कर बोला था। 5 साल हो गए हमारी दुश्मनी को, लेकिन मानना पड़ेगा मेजर शख्सियत का रोब जूं का तू है। ज़रा आवाज़ में नरमी नहीं आई। आई लाइक इट। दूसरी तरफ से लगाए गए कहके से सेकंडों के हज़ारवें हिस्से में आर के ने मुकाबिल को पहचाना था। साथ पेशानी पर खुद ब खुद ही एक के बाद दीगर सिलवटें पड़ती गई थी। मुट्ठियाँ बीचे वो अपनी जगह से उठ के खिड़की के करीब चला गया। खामोश हो गए हो, मतलब मैं अनजान नहीं, यूँ कहना बेहतर होगा कि सालों के बाद भी मुझे भुलाया नहीं गया। भाई अव्वल दुश्मन हो तो तुम जैसा, और यादाश्त भी हो तो तुम्हारे जैसी। मज़ा आ गया, हा हा। मुकाबिल के कह के आर के की कनपटी की रगें उभर आई थी। अगर मुजरिम को कानून भूल जाए तो दुनिया मुजरमों से भर जाएगी, इसलिए बेफिक्र रहो। ना तुझे भूला हूँ और ना ही तेरी वजह से गई लाखों जानों को। जो ज़ख्म तुमने दिया, रोज़ इस ज़ख्म से रस्ते खून के एक एक कतरे का हिसाब रखता हूँ, ताकि लौटाने में कोई कमी बेशी ना हो। आर के की सर्द आवाज़ पे मुकाबिल ने वापस बेशर्मों की तरह वापस कहका लगाया था, बहुत खूब, बस इसी ज़ख्म को ताज़ा करने आज याद किया अपने पुराने दुश्मन को। मुकाबिल ने जैसे ज़ख्म पर नमक छिड़क दर्द का मजाक उड़ाया था। आर के ने लब बीच कर इस दर्द की शिद्दत को महसूस किया था, लेकिन मुकाबिल पर अश्कार करने वाले वो नहीं थे। तुम जैसे इंसान को सिर्फ बुज़दिल इंसान मान सकता हूँ, क्योंकि चूहे जितना दिल वाला इंसान शेर का सीना माप थोड़ी ना सकता है। और बात रही दर्दनाक यादों की, तो एक बार इस सरजमीन पर कदम रख, तेरे इस्तेसाब की घड़ियाँ जवाब देंगी तेरे इन अहम सवालों के। आर के ने तैश में आके कहा, पर मुकाबिल का वापस कहका ही उबला था, मतलब इंतकाम की आग वर्दी वालों के सीने में भी भड़कती है भाई, नई इतला है मेरे लिए। मुकाबिल की इस तसाइया अंदाज पर आर के ने आंखें बंद करके अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, ये आग तब तक जलेगी जब तक इसमें जलकर भस्म नहीं हो जाता। एक अहम बात ज़हन नशीन कर ले, खुदा रस्सी ढीली करता है एक हद तक, अब तेरी हद ख़त्म हो रही है।
اب تو میری حد دیکھے گا، غلطی کی تو نے آج مجھے کال کر کے، اب پچھتائے گا تو۔ آر کے نے سرد آواز میں وارننگ دینے کے ساتھ فون بند کر دیا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں، زی کے وہ شعلہ باز آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہادی چل اب ہم بھی اس پر سواری کرتے ہیں۔ عریج نے سامنے کھڑی گھوڑا گاڑی کو دیکھ کر کہا۔ وہ ہادی کے آتے ہی اس کے ساتھ گاؤں کے شیر کو نکل آئی تھی۔ او واہ یار، کتنا مزہ آتا ہوگا نا اس پہ۔ ہادی نے بھی حسرت سے سامنے دیکھا جہاں ایک آدمی گھوڑا گاڑی چلا کے اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ ہاں میں نے تو سنا ہے بڑا مزہ آتا ہے، چل نا۔ عریج نے ہادی کی بازو پکڑ کر اسے ساتھ ہی کھینچ لیا۔ ہاں چلو، لیکن یار یہ آدمی ہمیں اپنی گاڑی دے گا کیوں؟ ہادی نے سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر کہا، جس کی شکل پہ پہلے ہی غصہ بیٹھا تھا۔ ہم کون سا مانگ کے لیں گے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، چپ کر کے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ عریج میڈم کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا تھا۔ چلو، ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھپتے چھپاتے آگے کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی وہ دونوں گھوڑا گاڑی پر بیٹھے، پاس ہی ایک کتا تھا جو دونوں کو دیکھ کے بھونکنے لگا تھا۔ اُت تیری، یہ تو آج ہمیں کچا چبا جائے گا، عریج نے کتے کو دیکھ کر کہا جو انہیں کی طرف آ رہا تھا۔ وہ آدمی بھی اب انتہائی غصے سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ عریج کو دن میں ستارے نظر آ رہے تھے۔ سامنے کتے کو دیکھ کر پاگل دیکھ بعد میں لینا، پہلے اس منحوس کو سٹارٹ تو کرو، ہادی نے اسے کان میں اونچی آواز میں کہا۔ جب وہ ہوش میں لوٹی اور جلدی سے گھوڑی کی لگام پکڑی، وہ پہلے ہی 1-2 بار دیکھ چکی تھی اسے چلانے کا طریقہ۔ پھر کیا تھا، کتا پیچھے پیچھے اور وہ دونوں آگے آگے جتنی تیز وہ چلا سکتے تھے چلا رہے تھے، اور جہاں جہاں سے گزر رہے تھے پورے گاؤں کے منہ کھلے اور ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جن دونوں نے چند ہی دنوں میں سب کو ان کی نانی یاد کروا دی تھی۔ اور عریج میڈم خان حویلی کی پہلی لڑکی تھی جس نے یہ عظیم کام آج سر انجام دیا تھا۔ حیران ہونا تو بنتا تھا، اف یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا، لگتا اس نے حسین لڑکی نہیں دیکھی کبھی۔ عریج نے پیچھے دیکھتے ہوئے منہ بنا کے کہا، جہاں کتا آج اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، چڑیل سمجھ کے پیچھے آ رہا ہے۔ ہادی کی زبان پھسلی تھی، لیکن غلط وقت پر عریج سے پنگا لیا بیٹھا تھا بیچارہ۔ یہاں عریج کی بس ہوئی، اب ہادی صاحب کی شامت آئی تھی۔ اس نے گھوڑی کی لگام چھوڑی اور ہادی کے بال پکڑ لیے۔ اب بول، کیا کہا تھا؟ عریج نے اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ آہا، بال تو چھوڑ، مذاق کر رہا تھا، اب نہیں کرتا سچی، ہادی نے دہائی دی۔ ویسے بھی میرا مطلب تھا، اس نے اسے دیکھ کر ایک بار پھر معصومیت سے کہا۔ خیر، عریج کو اس پہ ترس آ ہی گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ گھوڑی کی لگام پکڑتی گھوڑی دلاور خان کے گاؤں میں انٹر ہو چکی تھی، اور وہاں موجود ہر آدمی جو کہ خاص زریاب خان کے وفادار تھے، ان دونوں کو دیکھ کر بس اپنی گن تیار کر کے کھڑے تھے۔ ساتھ ہی زریاب خان تک بھی خبر پہنچا گئی تھی، جو پہلے ہی موقع کی طاق میں بیٹھا تھا۔ وہ آدمی سیدھا آغا جان کے پاس بھاگا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ ان دونوں کو دوسرے گاؤں جاتے آغا جان جو ابھی شہر سے واپس آئے تھے، وہ حویلی کے سب مردوں کے ساتھ بیٹھے کھیتوں کا حساب دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ ارے آرام سے فیقے، کیا ہو گیا؟ آغا جان نے انتہائی نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ سردار، وہ چھوٹے سردار اور عریج بھی جیسے جیسے وہ بتاتا جا رہا تھا، وہاں موجود سب کی پیشانی پہ بل پڑ رہے تھے۔ دھیان کا تو بس جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں بھر لیا ہو، اسے اپنی آفت سے اسی بات کی امید نہیں تھی، وہ بس دانت پیس کے رہ گیا تھا۔ ارحم نے پوری بات بھی نہیں سنی اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا دل پہلے ہی گھبرا رہا تھا، اوپر سے اس خبر نے اس کی جان نکال دی تھی۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے ہی بھاگے، اور کچھ ہی دیر میں وہ سب اپنے ساتھ گارڈز لیے روانہ ہوئے۔ آگے پیچھے 4 گاڑیاں وہاں سے نکلی تھیں۔ سب کا دل آنے والے خطرے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ لگتا ہے یہ سب ہمارے استقبال میں کھڑے ہیں، ہادی نے سامنے دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، جہاں ایک بڑے سے درخت کے پاس پورا گاؤں ہی موجود تھا، لیکن حقیقت میں صرف وہ دلاور خان کے آدمی تھے۔ ہی باندروں کے خاندان کے آخری پیکٹ یہ ہمارا استقبال کے لیے نہیں کھڑے، بلکہ آج ہم دونوں کو کچا چبا جائیں گے۔ عریج دانت پیس کے بولی۔ اللہ جی، آج بچا لیں، پکا کوئی شرارت نہیں کرتے آج کے بعد۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کیے دعا مانگ رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی نے گھوڑی کو روک کے انہیں نیچے اترنے کو کہا۔ جب دونوں نے سارے جہاں کی معصومیت چہرے پر سجا کے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر چار نہ چاروں دونوں کو اترنا پڑا، وہ آدمی ان دونوں کو سامنے لیے درخت کے نیچے کرسی پر شاہی انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے دلاور خان کے پاس لے گیا۔ ہاں ہاں، آخر ہاتھ لگ ہی گئی خانزادی کی کمزوری، دلاور خان نے مکروہ ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، مذاق اچھا کرتے ہیں آپ، مگر ہم مذاق کے موڈ میں نہیں ہیں،
अरीज ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया, ए लड़की क्या बकवास कर रही है। दिलावर खान ने घूर के कहा, अलबत्ता ज़रियाब खान वहाँ मौजूद नहीं था। रहने दे दादा जान, आप हमारी दास्तान नहीं सुन सकेंगे। आप मारना चाहते हैं ना, मार लें हमें, वैसे भी हम जीने के भी क्या करेंगे, कोई हमसे प्यार नहीं करता। हादी ने भी अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ड्रामा तो दोनों बहुत अच्छा करते थे, जैसे किसी एक्टर की रूह इन दोनों में ही आ गई हो। दिलावर खान तो अपने दादा अल्फाज सुन के ही वारी जा रहा था। आज तक किसी ने दादा नहीं कहा था, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं मेरा बच्चा? वो जल्दी से बोले। एक तो इन्हें अरीज पहले ही अपने बेटे की पसंद होने की वजह से बहुत पसंद थी, और क्या कहें दादा जान, 2 दिन से भूखे हैं, किसी ने खाना नहीं पूछा, और ऊपर से इतनी बड़ी हवेली का काम हम 2 मासूम जान अकेले करते हैं। अब तो हमें लगता है कोई हमारा अपना है ही नहीं इस दुनिया में। इससे अच्छा आप हमें मार ही दें, कम से कम हम हराम मौत से तो बच जाएंगे ना। अरीज ने तो हादी को भी पीछे छोड़ दिया था, इसका जो एक्टिंग का कीड़ा जो जाग गया था। अगर इन दोनों को ये गवार फशानी हवेली वाले सुन लेते तो गश खा के गिरते। क्या लगता है ये लोग आएंगे हमारी बातों में? हादी ने इसके कान में सरगोशी की। लगता तो है, बस रुकना नहीं है। वो आंख का कोना दबा के बोली, बस बस मेरा बच्चा, क्या खाना है, मैं अभी मंगवा देता हूँ। दिलावर खान ने बहुत प्यार से दोनों को साथ लगा के कहा। वहाँ मौजूद दिलावर खान के आदमियों ने अपना सर पीट लिया। पिज़्ज़ा, बिरयानी, चिकन कढ़ाई, नान, शवारमा और कोल्ड ड्रिंक। बस हादी ने इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया। दिलावर खान इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिए, अपने एक आदमी को इशारा किया और वो वहाँ से जल्दी गायब हुआ। अभी इसे आने में वक़्त था कि आगा जान की गाड़ियाँ हवा से बातें करती हुई वहाँ आकर रुकीं। गाड़ी का दरवाज़ा खोला और आगा जान अपनी पूरी मर्दाना वजाहत समेत बाहर निकले। इनके साथ बाकी सब भी इंतहाई गुस्से में बाहर आए। इन्हें देखकर दिलावर खान का हलक तक कड़वा हुआ। उफ़ यार, ये लोग हमेशा गलत वक़्त पर ही क्यों आते हैं? अभी तो कुछ खाया भी नहीं हमने। अरीज ने मुँह बना के कहा। हाँ यार, और इनके तेवर देख के लगता है ये सब हमें कच्चा चबा जाएंगे। इसने सबकी आंखों में सर्दपन देखते हुए अपना हलक तर्क करते हुए कहा था। आगा जान चलते हुए दिलावर खान के पास आए और इसे इनकी आंखों में देखते हुए सर्दपन से कहा, सांप को चाहे जितना मर्जी दूध पिला लो, इसकी फितरत कभी नहीं बदलती। मेरे बच्चों से दूर रहो, वरना तुम्हें मारने में एक पल की देर नहीं करूँगा मैं। आगा जान ने बहुत कुछ बावर करवा दिया था दिलावर खान को तो तिलमिला के रह गए थे। इन्हें धमकी दे के आगा जान ने इंतहाई गुस्से से इन दोनों की तरफ देखा, जो सर झुका के इनके पीछे चल दिए थे। इससे पहले कि आगा जान गाड़ी में बैठते, इन पर किसी ने फायर किया और एक दिल दहला देने वाली आवाज़ फिजा में बुलंद हुई। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया था। आगा जान ज़मीन पर गिरे हुए थे और जवाबी फायर में अरहम ने ज़रियाब खान पे 2 गोलियां चलाईं, लेकिन इसके सामने इसका गार्ड आ गया और गोलियां इसे लग गईं। थोड़ा पीछे जाते हैं। जैसे ही आगा जान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे किया, इन पे ज़रियाब खान ने गोली चला दी। अरीज जो ज़रियाब खान को देख चुकी थी, इसने जैसे ही गोली चलाई, इसने आगा जान को साइड पे धक्का दे दिया और इससे पहले वो खुद अपना बचाव करती, गोली सीधा इसके सीने में आ लगी। गोली की आवाज़ सुनकर अरहम ने गोली चलाने वाले पर गोलियां चला दी। इससे पहले कोई समझ सकता, अरीज ज़मीबोस हो गई थी। गिरते ही वो अपनी होशो आवाज़ खो चुकी थी। अरीज इन सब की तो जैसे किसी ने रूह ही खींच ली हो। रहमान और अरहम ने जल्दी से आगे होकर इसे उठाया। दिलावर खान तो बस अपने बेटे को देख रहे थे। इन्हें कुछ समझ ना आया कि यहाँ हुआ क्या है। इससे पहले दिलावर खान के आदमी मज़ीद फायरिंग करते, दिलावर खान ने इन्हें रोक दिया। एक तो जी के एक ही जान बसी थी इस हस्ती में, अगर इसे कुछ हुआ तो जी के क्या कर बैठेगा, ये सोच कर ही इनका दिल डर रहा था। और कुछ भी था, दिलावर खान को अरीज का दादा कहना बहुत अच्छा लगा था। वो घड़ी के चंद पल में इन दोनों को अपना मान चुके थे। मानते भी क्यों ना, सामने मौजूद दोनों नमूने थे ही इतने प्यारे। जारी है।